अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल रफ़ीक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओरेकल एपेक्स के अंदर मास्टर डिटेल पेज किस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि मल्टी लेवल डिटेल हम बनाकर देखेंगे। एक मास्टर और फिर उसका डिटेल और फिर उस डिटेल का भी डिटेल, ये हम बनाकर देखेंगे, ठीक है। और एक और हम काम ये करेंगे कि ये जो हम मास्टर डिटेल पेज बनाएंगे, ये हम एक ब्लैंक पेज को लेकर बनाएंगे, यानी कि जो मास्टर डिटेल एक विज़ार्ड प्रोसेस के थ्रू बनता है उस तरीके से हम नहीं बनाएंगे, बल्कि एक ब्लैंक पेज से स्टार्ट करेंगे और मैनुअल तरीके से सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये नोट कर लें कि यानी कि हम जो मास्टर डिटेल, इसमें हमारा मास्टर डिटेल तो कवर हो जाएगा, और मास्टर डिटेल के साथ जो हम सेकंड लेवल की डिटेल बनाएंगे, तो ये जो सेकंड लेवल डिटेल बनाने का प्रोसेस होगा, इसी तरीके से जिस लेवल की डिटेल भी आप बनाना चाहें, बिल्कुल इसी मेथड के थ्रू बना सकते हैं, जिस तरीके से हम सेकंड लेवल की डिटेल बनाएंगे। तो मैं आपको टेबल दिखाता हूं कि हम किस टेबल पर अपना मास्टर डिटेल पेज बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास एक प्रोजेक्ट का टेबल होगा, ठीक है। और फिर इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल है वो प्रोजेक्ट टास्क है, और फिर इस टास्क की जो डिटेल होगी वो प्रोजेक्ट टास्क टू डूज़। इन लेवल के थ्रू, यानी कि इन टेबल्स के अंदर हम मास्टर डिटेल और फिर डिटेल पेज बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी एप्लीकेशन में स्टार्ट करते हैं। ये अपनी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और यहाँ से क्रिएट पेज करते हैं, और यहाँ से हम जो है ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पेज को एक नंबर दे देते हैं, हम यहाँ पर नंबर दे देते हैं 10, मिसाल के तौर पर हमने दे दिया, और इसका नाम हम रख देते हैं प्रोजेक्ट्स, रख दिया हमने। अच्छा, ये जो पेज नंबर 10 है, इस पर हम जो हमारा प्रोजेक्ट टेबल है उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी हम ब्लैंक पेज से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर रिपोर्ट किस तरीके से रीजन बनाएंगे, रिपोर्ट का रीजन बनाएंगे, और फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट किया हमने। इसको जो है, ये वाला जो हमारा पेज है, इसको हम अपनी नेविगेशन में नेविगेशन मेन्यू में, ये जो हमारा नेविगेशन मेन्यू है, इसमें भी इसकी एंट्री बना लेते हैं। नेक्स्ट क्रिएट न्यू नेविगेशन मेन्यू एंट्री, और इसमें डिफ़ॉल्ट वही नाम आ गया जो हमने अपने पेज का रखा है, तो इसको यही रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं, और फिर फिनिश कर लेते हैं। तो ये हमारा एक बिल्कुल ब्लैंक पेज बन गया है। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से रन भी करें, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ, ये प्रोजेक्ट जो हमारा एक नई एंट्री बनी है, आप देख सकते हैं कि इस पेज में कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल ब्लैंक है ये। तो इस पर रिपोर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस कंटेंट बॉडी के सेक्शन में एक रीजन क्रिएट करते हैं, और इसका नाम हम दे देते हैं प्रोजेक्ट, और यहाँ से इसकी जो टाइप है वो हम इंटरेक्टिव रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इंटरेक्टिव रिपोर्ट। और यहाँ से हम टेबल बताते हैं कि हमें किस टेबल पर ये जो हमारा ये रिपोर्ट है किस टेबल पर बनाना है। ये हम यहाँ से ये प्रोजेक्ट जो हमारा टेबल है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इसके सिलेक्ट करने से क्या हुआ कि इसके जितने भी कॉलम्स हैं, इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे यहाँ पर फैच हो गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो चीज़ रखनी है हम वो रख सकते हैं, बाकी को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये क्रिएटेड और क्रिएटेड बाय, ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, मैं ये यहाँ से डिलीट कर दूँ, तो मैं जिसको डिलीट कर देता हूँ। सेव करके रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास व्यू आ रहा है। तो अब जो है हमारे पास ये हमारी रिपोर्ट का ये व्यू आ रहा है। इस रिपोर्ट को हम और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे, लेकिन पहले हम जो हमारा फॉर्म का पेज है वो भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, और यहाँ पर एक ऐड का जो ये टूल बार में, ये जो टूल बार का सेक्शन हमारे पास, इसमें जो प्लस का निशान है वहाँ से भी हम पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोबारा से हम यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, और इसको हम नंबर दे देते हैं 11। इसका नाम भी प्रोजेक्ट रख लेते हैं। इसको हम किसी भी नेविगेशन मेन्यू एंट्री में हम नहीं बनाएंगे, इसकी एंट्री। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर लेते हैं। ये हमारे पास एक और ब्लैंक पेज क्रिएट हो चुका है। अब दोबारा से हम यहाँ से एक रीजन बनाते हैं, इसका नाम प्रोजेक्ट रख लेते हैं, और अब जो हम रीजन की टाइप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे।
फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इसमें जो जिस टेबल पर हमें बनाना है ये, उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि हमें प्रोजेक्ट टेबल पर ये फॉर्म बनाना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके सारे आइटम्स जो हैं, जो इस फॉर्म के आइटम्स हैं, वो सारे यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ से भी हम ये करते हैं कि ये जो 4 आइटम्स हैं इनको हमने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद कुछ इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। जैसे कि हम स्टेटस को, जो स्टेटस है फॉर्म का, वो हम लास्ट में ये हम रख लेते हैं। अच्छा, इसका जो नेम है उसकी टाइप जो अभी टेक्स्ट एरिया है, तो हम इसको टेक्स्ट फील्ड कर लेते हैं। प्रोजेक्ट लीड को भी इसी तरीके से टेक्स्ट फील्ड कर लेते हैं, और इसको हम ये करते हैं कि प्रोजेक्ट लीड जो है वो हम इसको नेम के नीचे रख कर इसकी स्टार्ट न्यू रो को ऑफ़ कर लेते हैं। और जो बजट है हमारा, इसको भी यहाँ से हम स्टार्ट न्यू रो ऑफ़ कर लेते हैं, इस स्टेटस आईडी की भी। और जो हमारी आईडी है इसको हम यहाँ से हिडन कर लेते हैं। सेव किया। अच्छा, यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि जो हमने फॉर्म बनाया है उसमें किसी भी आइटम को हमने प्राइमरी की मार्क नहीं किया है। तो हम जस्ट ये करते हैं कि जो हमारी आईडी है इसको हम यहाँ से प्राइमरी की ऑन कर देते हैं इसकी। तो ये हमारा फॉर्म जो है ये बन गया है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि जो हमारा रिपोर्ट वाला पेज है, यानी कि जो पेज नंबर 10 है, उसमें यहाँ पर एक बटन क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं क्रिएट का। अगर हमें अपने रिपोर्ट से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो हम इस बटन के थ्रू अपने फॉर्म पर नेविगेट करेंगे। और इसकी लोकेशन अभी यहाँ पर जो हमारा रिपोर्ट वाला रीजन है वो उसके नीचे आ रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रीजन के नीचे नहीं आए बल्कि वो टॉप पर आए। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंटरेक्टिव रिपोर्ट का जो सर्च बार होता है उसके साथ, यानी कि उसके साइड पर ये नज़र आ रहा होगा, तो हम ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक क्रिएट का बटन हो गया। अब इसके अंदर जो हम एक्शन यानी कि इसका जो एक्शन हम बताएंगे वो ये करते हैं कि ये पेज सबमिट के बजाय ये रीडायरेक्ट करे दूसरे पेज पर, जो हमारा फॉर्म वाला पेज है। तो हमारे फॉर्म का पेज नंबर जो है वो 11 है। ये जो क्लियर कैश वाली फील्ड है इसमें भी हम पेज नंबर 11 लिख देते हैं। ये क्या करता है कि अगर हमारे उस फॉर्म पर कोई कैश पड़ा होगा, उसके सेशन में उस फॉर्म के लिए कोई कैश पड़ा होगा, तो ये क्लियर कर देगा। ओके करते हैं। अब हम जब ये क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें अपने फॉर्म वाले पेज पर लेकर चला जाएगा। इस फॉर्म पर भी कुछ बटन्स बना लेते हैं जो इससे रिलेटेड होंगे। तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि एडिट पेज 11 को अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर हमें पेज नंबर 11 ओपन करके दे देगा। इसमें कुछ बटन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि एक हमारे पास क्रिएट का बटन होगा, सेव, डिलीट, कैंसिल, ये हमारे पास बटन होंगे। और इन बटन की पोजीशंस भी हम सेट कर लेते हैं। जैसे हमने कैंसिल को कैंसिल पर रख, क्लोज़ के सेक्शन पर रख दिया, क्रिएट को क्रिएट वाली जगह पर रख देते हैं, सेव चेंज वाली जगह पर, डिलीट को डिलीट वाली जगह पर रख लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं, जैसे कि क्रिएट और सेव जो हम बटन है हमारे पास, इसको हम हॉट कर लेते हैं, और डिलीट के बटन को हम यहाँ से इसके टेम्पलेट ऑप्शन में जाकर ये जो टाइप है हम इसको डेंजर कर लेते हैं। तो ये कुछ बेहतर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे बटन किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें और कुछ चीज़ें हमें करनी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर जब एक यूज़र नई एंट्री क्रिएट करने आएगा तो सिर्फ उसके पास क्रिएट का बटन होना चाहिए, डिलीट और सेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी एंट्री तो बनी नहीं है। और जब वो कोई पुरानी एंट्री एडिट करने आता है तो फिर उसके पास सेव और डिलीट का बटन होना चाहिए, यानी कि उस पुरानी एंट्री में जो पुरानी एंट्री है उसको या तो वो एडिट कर सकता है या फिर वो डिलीट कर सकता है। और कैंसिल का जो बटन होगा वो हमारे दोबारा से हमें हमारे रिपोर्ट वाले पेज पर नेविगेट कर देगा। तो हम इनकी फंक्शनैलिटी सेट कर लेते हैं। पहले कैंसिल के बटन को हम ये करते हैं कि यहाँ से जस्ट हम
रीडायरेक्ट करवा देते हैं इसको अपने रिपोर्ट वाले पेज पर। क्रिएट के बटन पे हम ये करते हैं कि सबमिट तो करेगा ये, लेकिन इसके डेटाबेस एक्शन को हम यहाँ से कर लेते हैं कि ये डेटाबेस एक्शन इंसर्ट परफॉर्म करेगा। सेव में हम ये करते हैं कि सबमिट को ऐसे ही रहने देते हैं इसके एक्शन में, और यहाँ से अपडेट कर लेते हैं, और डिलीट में इसी तरीके से हमने यहाँ पर डिलीट एक्शन सेट कर दिया। अच्छा, इसके इस फॉर्म के एडिटेबल होने के लिए एक और चीज़ हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हम यहाँ से इस फॉर्म रीजन को सिलेक्ट करके अगर इसके एट्रीब्यूट में आए तो यहाँ पर अगर हम इसके एडिट को इनेबल कर लें तो इसको इनेबल करने से क्या होगा कि हमारे प्रोसेस वाले सेक्शन में एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा जो कि इस फॉर्म के DML को कंट्रोल करेगा। इसको सेव करते हैं। अच्छा, हमें एक और चीज़ करना है, वो ये करना है कि ये जो हमारे बटन्स हैं, ये हमारे बटन्स को हम ये करते हैं कि अपने जिस वक्त जो बटन नज़र आना चाहिए उस वक्त वही बटन हम शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी सर्वर साइड कंडीशन है, ये सर्वर साइड कंडीशन की जो प्रॉपर्टी है, इसमें हम ये सेट करते हैं कि कोई हमारा जो कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट XYZ रीजन हो सकता है, आइटम हो सकता है, बटन्स हो सकते हैं, कुछ भी, वो किस कंडीशन की बिना पर एक्टिव होगा, और अगर वो कंडीशन मीट होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक्टिव होगा, वरना फिर वो एक्टिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये आइटम, एक आइटम हम कहते हैं, अगर ये नल है तो ये क्रिएट का बटन नज़र आना चाहिए, और वो कौन सा आइटम होगा, ये ID। हम इसको चेक करवाएंगे कि अगर ID में कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक नई एंट्री क्रिएट करने के लिए फॉर्म पर मौजूद हैं। इसी तरीके से सेव और डिलीट को मैं एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर इसकी सर्वर साइड कंडीशन ये कर लेते हैं कि आइटम नॉट नल हम लगा देते हैं। अगर ID, ये वाली ID जो है वो अगर नल नहीं है, इसके अंदर कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंट्री डेटाबेस में ऑलरेडी क्रिएट हुई भी है, तो फिर उस एंट्री को उस एंट्री में क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हम सेव और सॉरी, ये कैंसिल नहीं है, बल्कि कैंसिल के बटन पर नहीं, हम डिलीट के बटन पर ये कंडीशन लगाएंगे। सेव करते हैं और रन करते हैं। अब आप देखिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक क्रिएट का बटन नज़र आ रहा है और दूसरा कैंसिल का। ये कैंसिल का बटन हमारे पास दोबारा से इस रिपोर्ट वाले फॉर्म पर, इस रिपोर्ट वाले पेज पर ले आएगा। अच्छा, अगर अब हमें कोई एंट्री एडिट करनी है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। उसके लिए हम ये करते हैं कि जो हमारा ये ID वाला ये कॉलम है, इसमें हम एडिट की फंक्शनैलिटी दे देते हैं। और वो किस तरीके से करेंगे, एडिट पेज करके हम अपने पेज पर नेविगेट कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम से ID को सिलेक्ट करके इसको प्लेन टेक्स्ट से हटाकर लिंक कर लेते हैं, और इसकी हेडिंग जो है हम इसको एडिट कर लेते हैं। इसकी अलाइनमेंट में ज़रा सा चेंज करके इसको सेंटर में ले आते हैं, यानी कि जो इसकी वैल्यूज़ होंगी वो सेंटर में नज़र आ रही होंगी। और हम यहाँ ये करते हैं कि लिंक में, ये जो लिंक वाला ऑप्शन है इसका, इसमें हम अपने फॉर्म का पेज नंबर दे देते हैं, और इस फॉर्म के पेज नंबर के साथ साथ इसमें हम एक और काम ये करेंगे कि जो हमारे फॉर्म में ये वाली ID है, जो हमारे उस फॉर्म में पेज नंबर 11 के अंदर जो ID जो आइटम है, उसमें हम इस कॉलम की, यानी कि जिसको हम एडिट करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे। तो हम यहाँ से एडिट, ये ID जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और एक और हम ये काम करते हैं कि लिंक टेक्स्ट जो है, यानी कि कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ नज़र आनी है, उसमें हम ये करते हैं, इस पेंसिल वाले इमेज को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो वहाँ पर एडिट में वो पेंसिल नज़र आए हमें, ना कि वो ID की जो एक्चुअल वैल्यू है वो नज़र आए, बल्कि ये पेंसिल नज़र आए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एडिट में ये नज़र आ रहा है। अब अगर हम किसी एंट्री को एडिट करना चाहें तो जस्ट इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एंट्री हमारे पास एडिट के लिए ओपन हो गई है। और एक और काम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास डिलीट और सेव का बटन नज़र आ रहा है,
और क्रिएट का बटन नज़र नहीं आ रहा है। अब हम ये करते हैं कि इसकी डिटेल को बनाते हैं और इस पेज को एडिट कर लेते हैं। एक और रीजन क्रिएट किया हमने यहाँ से और इसको हम नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट टास्क, और इसकी जो टाइप है वो हम सेलेक्ट करते हैं इंटरेक्टिव ग्रिड, क्योंकि हम जो डिटेल जो बनाएंगे वो इंटरेक्टिव ग्रिड के अंदर बनाएंगे। इसी तरीके से दोबारा से हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि अब तेज़ी से इसको हम बनाएं, क्योंकि तकरीबन वो जो ऑप्शंस हैं वो सारे वैसे ही होंगे। तो मैं तेज़ी से करता हूँ और जहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये हमने प्रोजेक्ट टास्क सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये करते हैं कि वेयर क्लाउज के अंदर इसमें हम वेयर क्लाउज ये लगा देते हैं कि जिस एंट्री पर हम इस वक्त होंगे ये सिर्फ उस एंट्री की डिटेल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम देखें हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं। ये जो हमारे प्रोजेक्ट आईडी है ये ऊपर वाले आईडी से मैच करनी चाहिए। और जस्ट यहाँ से हम पेज आइटम टू सबमिट में भी इस आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ आइटम कुछ कॉलम हमें नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। जस्ट सेव करके रन करते हैं। ये हमारे पास इंटरेक्टिव ग्रिड रेडी हो चुका है। अच्छा, हम इसमें एक और ये काम करते हैं कि अब देखिए, अब अगर हम कोई एंट्री एडिट करेंगे तो ये उसके डिटेल को हमें शो करेगा। एक काम ये करते हैं कि हमें जो कॉलम नहीं चाहिए उनको हम हाइड कर लेते हैं। आईडी, प्रोजेक्ट आईडी और माइलस्टोन ये हमें नहीं दिखाना है, डिस्प्ले नहीं करवाना है, तो हम इनको हाइड कर लेते हैं। एक और जो हमें काम करना है वो ये करना है कि इस प्रोजेक्ट आईडी को सिलेक्ट करके हम ये करते हैं कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देते हैं कि हमारे पास जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो जो इस आईडी में वैल्यू पड़ी होगी वही इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इसको सेट कर देंगे। इस आईडी वाले कॉलम को हम प्राइमरी की सेट कर लेते हैं और इस रीजन को सिलेक्ट करके इसके एट्रीब्यूट सेक्शन से हम यहाँ पर इसको भी एडिट इसकी इनेबल कर लेते हैं। अच्छा, इसके एडिट इनेबल करने से हमारे पास क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर इसके सेव का बटन भी आ गया है। तो हमें इसका सेव का बटन अलहदा नहीं चाहिए, बल्कि जो सेव का बटन यहाँ पर जो हमारे फॉर्म का है वही एक सेव का बटन वो सारी एंट्री को सेव कर देगा जो भी होगा। ठीक है, तो हम इसके सेव के बटन को यहाँ से हाइड कर लेंगे। वो किस तरीके से करेंगे कि इसके एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टूल बार में सेव के बटन को और रीसेट का बटन भी हम यहाँ से हटा देते हैं। और इस रीजन के अंदर भी हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन लगा देते हैं और वो कंडीशन वही होगी कि आइटम हमारे पास नल होना चाहिए। आइटम इज़ नल और यहाँ से आइटम आईडी हमने सेलेक्ट कर ली। आइटम आईडी नहीं बल्कि आईडी सेलेक्ट कर ली। अच्छा, अब दोबारा से हम ये करते हैं कि इसके नीचे एक और डिटेल बना लेते हैं, यानी कि इसका जो प्रोजेक्ट टास्क का जो डिटेल होगा वो हम बना लेते हैं और इसके लिए हम एक और रीजन क्रिएट करते हैं। और अब यहाँ पर इसका नाम हम इसको नाम दे देते हैं टास्क टू डूज़। दोबारा से हम इसको इंटरेक्टिव ग्रिड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो हमारा टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये टास्क टू डूज़। अच्छा, अब इसके अंदर हम वेयर क्लाउज नहीं लगाएंगे, बल्कि अब हमें जो काम करना है यानी कि इस प्रोजेक्ट के बेस पर हमें डिटेल बनाना है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये अभी किस तरीके से नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद उसका दोबारा से बिहेवियर क्या होगा जब हम इसको सेट कर देंगे इसका डिटेल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अभी तो फ़िलहाल इसकी सारी एंट्रीज़ हमारे पास आ रही हैं और इस टेबल में एंट्री इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको सेट किया हुआ है कि जो हमारे पास फॉर्म की आईडी होगी उसी के बेस पर जो उसका डाटा है वो नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ से कोई एंट्री एडिट करूँ तो आप देख सकते हैं फिर कि उसकी डिटेल की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। लेकिन ये जो हमारा अभी जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है, शायद हमने कंडीशन गलत लगा दी है। इसको भी हम सेट कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट टास्क में ये आइटम इज़ नल नहीं बल्कि आइटम इज़ नॉट नल होना चाहिए। इसको दोबारा से हमने रिफ़्रेश किया और आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो ये वाली है
इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, इसके रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो ये हमारा थर्ड रीजन है जिसको हम डिटेल का डिटेल बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर अभी सारी एंट्रीज़ आ रही हैं, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी, कोई भी इसका मास्टर बताया नहीं है कि इसका मास्टर कौन सा होना चाहिए। तो चले इसको हम सेट कर लेते हैं और कॉलम को भी मॉडिफाई कर लेते हैं, जो हमें चाहिए वो रखते हैं, जो नहीं चाहिए उनको हटा देते हैं। तो यहाँ से क्रिएटेड इन चारों कॉलम को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया और इस आईडी को दोबारा से हम ये क्या करते हैं कि प्राइमरी की मार्क कर लेते हैं और इनको हाइड कर लेते हैं। इस फॉर्म को भी हम इसी तरीके से एडिटेबल बना लेते हैं और इसके भी सेव को इसका सेव का बटन चूँकि आ गया होगा, इसको भी हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। अच्छा, जब हम किसी फॉर्म को एडिटेबल बनाते हैं तो उसका एक अलग से प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये टास्क वाला है और ये जो हमारे पास टास्क टू डूज़ है उसके डीएमएल को परफॉर्म करने के लिए ये वाला प्रोसेस है। अच्छा, जो हमें मेन काम करना है वो ये करना है कि इसको अगर हमें डिटेल बनाना है, इस वाले जो हमारा रीजन है इसके बेस पर इसको डिटेल बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको बता देते हैं कि जो मास्टर डिटेल वाले सेक्शन में इसको हम बता देते हैं कि मास्टर रीजन इसका कौन सा होगा। तो प्रोजेक्ट टास्क, क्योंकि हमारे पास एक ही रीजन है यहाँ से, तो हम इसको प्रोजेक्ट टास्क सेलेक्ट कर लेते हैं और टास्क आईडी जो है हमारी, इसका मास्टर कॉलम ये आईडी होगी। अब आप देखें कि अगर मैं इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूं तो इस रिकॉर्ड के बेस पर जो इसका डिटेल होगा वो यहाँ पर नज़र आएगा। अगर मैं इसी तरीके से चेंज करूं तो यहाँ पर अब इस रिकॉर्ड के बेस पर जो इसके डिटेल है वो नज़र आ रहे हैं। इस रिकॉर्ड के बेस पर कोई डिटेल नहीं है, कोई टू डूज़ नहीं है, तो यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और चेक कर लेते हैं। अब देखें कि ये जो हमारे पास ये वाली एंट्री है, इसके बेस पर 4 टू डूज़ हैं, तो हमारे पास 4 टू डूज़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे कि हम इस रीजन को इस जो हमारा डिटेल वाला रीजन है, टास्क वाला रीजन है, टू डूज़ वाले को उसके साथ रख लेते हैं। तो इसकी स्टार्ट न्यू रो को इसको भी ऑफ़ कर लेते हैं और प्रोजेक्ट टास्क को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और जो हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी है इसके डिफ़ॉल्ट को भी सेट कर लेते हैं। जैसे कि टास्क के अंदर जो इसका डिफ़ॉल्ट होगा, बल्कि टास्क के अंदर नहीं, प्रोजेक्ट आईडी के अंदर जो हमारा डिफ़ॉल्ट होगा वो आइटम, और यहाँ से ये आईडी हम ले लेते हैं। अच्छा, इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने पे जो ये बिहेवियर आ रहा है कि हमारे पास पेज दोबारा से ऊपर रीसेट हो जा रहा है, इसको अगर हमें ठीक करना है तो हम यहाँ से एक काम ये कर सकते हैं कि जो हमारा टास्क टू डूज़ वाला रीजन है, इसके एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में जा कर के यहाँ से जो हमारी ये जो पेजिनेशन के अंदर टाइप है, ये स्क्रॉल को चेंज करके हम पेज कर लेते हैं। दोबारा से इसको रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर अब हम यहाँ से रिकॉर्ड को चेंज करें तो अब ये अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन पर स्टैटिक है और ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर हमें कोई एंट्री एडिट करनी है तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि इसको डुप्लिकेट करके, इस एंट्री को हमने यहाँ से डुप्लिकेट कर लिया और यहाँ से इसको जस्ट हम एन कर देते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि बस इसको यहाँ से इतना रहने देते हैं और इसको सेव करके देखते हैं कि ये हमारे पास ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नई एंट्री थी वो यहाँ पर ये क्रिएट हो गई है, जो हमने एडिट किया था। ठीक है। तो अब हमारा ये एक मास्टर डिटेल वर्किंग पोजीशन में आ चुका है। इसी तरीके से जो हमने सेकंड लेवल की डिटेल बनाई है, अगर थर्ड फोर्थ लेवल डिटेल भी बनानी है तो हम इसी तरीके से मास्टर डिटेल रेफरेंस बता करके वो अपना मल्टी लेवल डिटेल हम बना सकते हैं। आज की वीडियो हम अपने यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इससे सीखा होगा और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।